चलो शुरू कर रहे हैं। यस, आज पांचवी कक्षा है सेशन की। ठीक है। संबंध और फलन पर चल रही है। रिलेशन एंड फंक्शन, इस पर सवाल शुरू हुआ था। संबंध एवं फलन। संबंध के सवाल उठाकर प्रश्नावली 1.1 से फलन की ओर आ जाएंगे। ठीक है। आइए देखिए, 1.1 का सवाल चल रहा था। प्रश्नावली 1.1 का। तो रिलेशन पर कुछ सवाल उठा रहे हैं और 1.1 का पहला ही सवाल था। ठीक है। तो उसमें ये सिद्ध करना है, पहले सवाल में देखना है, पाना है, निर्धारित करना है क्या, कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक तथा संक्रामक है। ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज शुरू है। और कोई अगर ये जानना चाहे फिर से, तो समय इतना पर्याप्त है कि ये बताया जा सकता है कि पहले दो भागों में ये रिफ्लेक्सिव नहीं निकला और उसके बाद सिमेट्रिक नहीं निकला। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य को कहते हैं, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह के आए, 1 1, 2 2, 3 3। जैसा अवयव है वैसा ही प्रतिबिंब भी हो। ठीक है ना। अवयव ठीक क्या हो, अपनी ही प्रतिबिंब ले ले। ठीक है। अपनी ही प्रतिबिंब ले ले तो वो रिफ्लेक्सिव बनाता है, अगर ऐसे क्रमित युग्म हमें संबंध में प्राप्त होते हैं। ए ए, बी कामा बी, सी कामा सी, डी कामा डी, इसमें प्रतिबिंब अपने अवयव का ही है, सेम। तो पहले पार्ट में स्वतुल्य नहीं है और दूसरे पार्ट में सममित भी नहीं निकला था, वो भी दिखाया। और अब थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं कि क्या ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए परिभाषा क्या थी, स्वतुल्य नहीं निकला। ठीक है। नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। क्यों, y इज इक्वल टू 3x की बात थी ना, y इज इक्वल टू 3x था। तो y इज इक्वल टू 3x का होना। ठीक है। अब कोई ऑर्डर पेयर लिया गया और सेट दिया गया था a। सेट a वाज क्या, containing the numbers, natural numbers 1 2 3 and so on to 14, 14 तक प्राकृत संख्याएं थी सेट ए में। उनका कार्तीय गुणन रहा होगा। उस कार्तीय गुणन में से संबंध ऐसा लिया गया कि y, ठीक है, इज इक्वल टू 3x हो। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई लिए गए जिसमें कि y x का 3 गुना था। तो पता चला कि अगर रिफ्लेक्सिव देखना है, ठीक है, कि y x का 3 गुना हो, तो पता चला अगर 1 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अवयव प्रतिबिंब के लिए वही नहीं है। ठीक है। अवयव एक है और प्रतिबिंब 3 है। यदि प्रतिबिंब क्या होती, प्रतिबिंब 1 हो जाती, 1 1, तब हम मान लेते कि ये क्वालिफाई कर जाएगा किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। लेकिन बंधन लगा हुआ है, y कैसे हूं, x के 3 गुना हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि हमें प्रतिबिंब वही चाहिए जो अवयव हो, तो प्रतिबिंब तो ठीक है अवयव की 3 गुना वैल्यू लेगी। और जो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रतिबिंब और अवयव, एलिमेंट, इमेज एंड द एलिमेंट, प्री इमेज और इमेज सेम हो, तब रिफ्लेक्सिव होता है। इसमें नहीं हो सकता। ठीक है। क्लियर। ये नहीं होगा। क्यों, हमें कैसा चाहिए होता है, जैसा यहां x है वैसा ही y हो। ठीक है। तो x कॉमा x होना चाहिए। ठीक है। और ये x यहां पर किस तरह का है, ठीक है, y कैसा है, 3x जैसा। इसलिए x इज नॉट इक्वल टू सिंस 3x। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं रहा।
सिमेट्रिक में क्या है, y इज इक्वल टू 3x ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई अवयव इस तरह से हो कि उसकी इमेज x कामा वाई हो, तो उसका अर्थ निकले कि y कामा एक्स भी उसी संबंध में पाया जाए। ठीक है, तो पता क्या चला कि अगर y बराबर 3x है तो x बराबर क्या हुआ, y बाई 3। ठीक है, तो x बराबर y बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ x क्या हुआ, y बाई 3 कंसिडर किया जा रहा है, और वो y बाई 3 y के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, जब x क्या है, y बाई 3 है। ठीक है, तो x ये कंसिडर किया गया, y इज इक्वल टू 3x अगर रखेंगे तो x इज इक्वल टू x आ जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव जैसा दिखेगा। तो ध्यान रहे कि y इज इक्वल टू 3x में x कामा वाई ऑर्डर पेयर आया, तो y कामा x भी आना चाहिए। ठीक है, तो y कामा x भी आना चाहिए, तो यहाँ क्या y कैसा है, 3x जैसा है। और यहां पर जो y आया है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, x इज इक्वल टू 3y होना चाहिए। ये वाला x कैसा होगा, संबंध के अनुसार 3y जैसा होगा। जैसा अवयव है उसका 3 गुना प्रतिबिंब होगी, तो जब उसका 3 गुना प्रतिबिंब होगी तो ये 3y बन जाना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि जब ये x 3y बन गया तो x यहाँ 3y आ गया, तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, जो बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, हमारा ये रिलेशन जो सेकंड पार्ट में दिखाता है कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं रहा। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, स्वतुल्य। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं रहा, नहीं है। और अब आया सिमेट्रिक। तो पीछे यहां दिखाया था हमने तुम्हें अच्छी तरह से कि अगर वो कहते हैं कि एक्स कामा वाई क्रमित युग्म रिलेशन में पाया जा रहा है, तो वाई कामा एक्स भी होना चाहिए। लेकिन इस के अनुसार y कैसा है, 3x जैसा है। ठीक है, y 3x जैसा है, तो यहाँ y 3x है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, उसका 3 गुना, तो 9x होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर y हमारा यहां से क्या आया है, y 3x है, तो अगर ये y 3x है तो संबंध जिस तरह से परिभाषित है उसके अनुसार ये वाला क्या होना चाहिए, 3 × 3x, क्योंकि y क्या है 3x, तो ये क्या हो गया 9x हो गया। तो पता चला कि ये तो 9x हो गया, नई बात बनी। ठीक है, क्लियर। तो अगर रिफ्लेक्सिव में नहीं निकला तो आगे सिमेट्रिक भी नहीं निकला। क्यों, ये बराबर नहीं दिखा पा रहा है कि अगर x कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर संबंध में है तो फिर क्या y कामा x होगा संबंध में, नहीं हो पाएगा। क्यों, पहले संबंध में जब क्रमिक युग्म x कामा y है तो उसमें y क्या फॉलो कर रहा है कि वो x का 3 गुना है। ठीक है, अब y कामा x भी रहे तो y कामा x का यही अर्थ निकलता है कि यहाँ x कैसा होना चाहिए, संबंध के अनुसार x इज इक्वल टू 3y जैसा होना चाहिए। ठीक है, x 3y जैसा होना चाहिए। तो अगर x 3y जैसा होगा तो क्या 3y कभी y बाई 3 के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, सो 3y इज नेवर इक्वल टू y बाई 3। ठीक है, 3y कभी y बाई 3 के नहीं हो सकता बराबर। कैसे, सीधी बात है, y का 3 गुना और y का 1/3, तो y का 3 गुना और y का 1/3 बराबर नहीं हो सकते, अतः क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं रहा। अब संक्रामक की बात आती है, वो भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहला वाला पार्ट धीमा चलता है। ठीक है, ताकि पूरी कैलकुलस की लिंग्विस्टिक्स का आधार अच्छी तरह तैयार हो जाए। ठीक है, देखो ये भी दिखाया, फॉर्मुलेट कर दिया है कि 3y कभी भी y बाई 3 के बराबर नहीं हो सकता है, जो ये क्रमित युग्म मांग कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्रमित युग्म रिलेशन में था तो उसमें तो y 3x जैसा होगा,
और अगर इसको पलट दें कि y कामा एक्स, तो फिर सीधी बात है कि इसका 3 गुना ये x होना चाहिए। तो पता चला कि 3 गुना होना चाहिए, तो x क्या हुआ, 3y हुआ। और इससे जो पहला क्रमित युग्म था उससे x क्या आ रहा है, y/3 आ रहा है। तो 2x, एक 3y और एक y/3। x तो x ही है, इसलिए जब वो 3y और y/3 बन जाए तो बराबर तो नहीं रहा, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक, सममित नहीं रहा, सममित भी नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव संक्रामक। ठीक है, इसे भी दिखा रहे हैं, संक्रामक। अब संक्रामक की बात आई। संक्रामक में क्या होता है कि अगर x कामा वाई हो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, और y कामा z हो, तो इसका अगर ये आर को बिलोंग करता हो और ये भी आर को बिलोंग करता हो, x y और z तीनों ए को बिलोंग करते हो, जो दिया हुआ सेट था, तीनों नंबर हमने इससे उठाए, तो x कामा वाई अगर आर को जाता है तो क्या लाएगा, अगर x कामा वाई आर को जाता है तो y बराबर 3x लाएगा भाई। और y कामा z अगर आर को जाएगा, ठीक है, तो वो क्या लाएगा, वो लाएगा z = 3y लाएगा। अब इसका इंप्लीकेशन क्या था कि x कामा z होना चाहिए, तो ऐसे रफली लिख लिया करो क्या, कि अगर x कामा z डिमांड में है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, z = 3x निकलना चाहिए। अगर z = 3x दिए हुए तथ्यों से कि अगर ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म x कामा y r का हिस्सा है और y कामा z r का हिस्सा है, अगर संबंध में ये दोनों क्रमित युग्म पाए जा रहे हैं तो फिर संबंध के अंदर ये वाला क्रमित युग्म भी प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या प्राप्त हो रहा है देखा जाए। x कामा z अगर प्राप्त करना है तो कैसा दिखना चाहिए, z3x जैसा दिखना चाहिए। अगर x कामा z ये क्रमित युग्म, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा तो z = 3x, ठीक है, ये रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन तो देखिए जरा, पहले पार्ट में क्या हुआ, y = 3x और z की मांग क्या है कि वो 3x है। अगर z 3x हो तो इसको मान्यता दे दी जाएगी कि ये फिर रिलेशन में पाया जाएगा। तो देखें जरा, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, पहले से और दूसरे से क्या स्थिति हुई। तो इस सवाल में जो रिलेशन वाला चैप्टर हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे हैं रिलेशन की, z = 3y कह रहा है, y क्या है, 3x है। तो यहां पर लिखें क्या इसके लिए, ठीक है, इसमें से y रख दें इसमें, तो क्या आया, z = 3 टाइम्स y इज 3x, ठीक है, y आ गया 3x, तो क्या हो गया, z = 9x, z = 9x आएगा। ये दो ऑर्डर्ड पेयर यदि रिलेशन के अंदर निहित हैं तो क्या हुआ, अगर हम पाएंगे इफ दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स डू लाई इन द रिलेशन सेट, तो क्या हुआ, हमारे पास y = 3x के साथ z = 3y भी होगा। इन दोनों वक्तव्यों से क्या निकला, z = 9x निकल आया, और z = 9x अलाउ नहीं करेगा इसको, भाई तुम नहीं आ सकते इस सेट के अंदर, क्यों, z बराबर 9x है, ठीक है। आपके क्रमित युग्म में क्या बोला जाएगा, कहा जाएगा कि प्रतिबिंब अवयव की 9 गुना है, प्रतिबिंब अवयव की 9 गुना है, इसलिए आप बाहर रहिए, इस पड़ोस में आपको जगह नहीं है, ऐसे कह देगा। ठीक है, तो x कामा z डजंट बिलोंग टू r, ठीक है, डेफिनेशन में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब z = 9x आ गया, ठीक है, तो उससे हमने पाया कि z ≠ 3x, ठीक है। जब z 3x नहीं है, therefore what happens, x, z doesn't belong to r,
आर में नहीं गया। जब आर में नहीं गया तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं रहा, ठीक है, तो संक्रामक नहीं निकला, संक्रामक नहीं है, ठीक है, ये भी देख लें। क्लियर है ना, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये छोटी कक्षाओं जैसा है, क्या कि y 3x है और z 3y हो, यदि ऐसे दो क्रमित युग्म यदि रिलेशन r में पाए जा रहे हो तो भाई इनका मतलब तो यही निकलेगा कि z इज इक्वल टू 9x होना चाहिए। क्यों? y इज इक्वल टू 3x है, z इज इक्वल टू 3y है, y बराबर 3x रख दिया तो z इज इक्वल टू 9x आ गया। लेकिन x z ये वाला क्रमित युग्म यदि r में देखना है, r में प्राप्त करना है तो z बराबर 3x होना चाहिए परिभाषा के अनुसार। परिभाषा में दिया गया है कि y 3x जैसा होता है। ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे ले रहे हैं, हम ऐसे क्रमित युग्म को ले रहे हैं रिलेशन में जिनमें की प्रतिबिंब अवयव की 3 गुना है, जिनमें की प्रतिबिंब अवयव की 3 गुना है। तो उसके अनुसार हम देख पाए कि हमारा z बराबर 9x आ गया। और ये कहता है कि अगर इसको प्राप्त कर रहा है रिलेशन में तो z क्या होना चाहिए? 3x के बराबर होना चाहिए। लेकिन z तो 9x निकला। इन दोनों का आपस में संबंध स्थापित करके हम पा रहे हैं कि z बराबर 9x आ गया, इसलिए इसको जगह रिलेशन के अंदर नहीं मिल पाएगी। अंततः ये संक्रामक भी नहीं रहा। एक ही सवाल में पूरा पाठ पढ़ाया है, ठीक है। ये डेफिनेशन में लिखा है कि अगर x कामा वाई आर में गया, y कामा जेड आर में जाए तो x कामा जेड आर में होना चाहिए। इससे देख पाने की कोशिश की कि x कामा जेड आर में नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। क्यों x कामा जेड आर में नहीं गया? क्योंकि z इज इक्वल टू 9x आ गया। परिभाषा के अनुसार z क्या आना चाहिए था? 3x आना चाहिए था। लिख जाए तो बोलिए अगला सवाल। अगला सवाल आप चुनिए, कौन सा सवाल बताएं। चलो चुनो। सर 1.1 का दूसरा 1.1 का सेकंड। हाँ, आइए इसमें भी वही करना है कि तीनों नहीं निकला, लेकिन इसमें बुद्धिमानी लानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याएं सारे रियल नंबर्स हैं। तो जब रियल नंबर्स हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर्स फिर पहचान लो, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, कहीं कुछ भूल ना गया हो। तो इसलिए फिर से कह देते हैं कि भाई जब वास्तविक संख्याएं लोगे तब क्या होगा, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जब लोगे तो ध्यान रहे सभी संख्याएं किस रूप में, जैसे दिखा रहे हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आइए, कौन सी? टू, ये तो सब नंबर्स हो गए। कौन से प्राकृत संख्याएं? टू, थ्री, ऐसे वाले 2 3 कह सकते हैं। हाफ, 5/4, √3, ठीक है, √10, है ना, ऐसे सभी नंबर, ठीक है। देखो इंटीजर्स जैसे भी हैं, ठीक है, -3, -6, ऐसे इंटीजर्स भी आ गए, रेशनल्स भी आ गए, इरेशनल्स भी आ गए, ठीक है ना। इंटीजर्स आ गए, अब उससे बड़ा सेट आया रेशनल्स हो गया, और उससे बड़ा आया तो इरेशनल हो गया। सब मिलकर क्या बन जाता है? रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो ये याद दिला दिया। आइए अब सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R लिया है, और वो संबंध R पहले लिया, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक वो बगल में लिख दिए कि ऐसे भी कोई पूर्णांक हो तो भी रियल नंबर, रेशनल नंबर हो, ठीक है, एक से छोटा एक से बड़ा, ठीक, तो भी रियल नंबर, और ये अपरिमेय संख्याएं भी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया गया, वास्तविक संख्याएं। अब संबंध कैसा लिया गया? संबंध आर है, और इस सवाल में दिखाना है कि तीनों नहीं है। संबंध संबंध सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
और अगर वेरी इंपॉर्टेंट बी कह दें तो कम नहीं है। ठीक है, संबंध ये ज्यादा नहीं है ये कहेंगे। संबंध आया, इन्होंने डिफाइन किया आर, और उसमें कैसे ऑर्डर पेयर लाए हैं, ए कामा बी, और उसके साथ संबंध कैसा है ए और बी का। ए ऐसा होना चाहिए कि वो बी के स्क्वायर से कम या बराबर हो। ठीक है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इमेज कैसी निकले कि उसका वर्ग अवयव के बराबर या उससे बड़ा हो। ठीक है, प्रतिबिंब का वर्ग अवयव के बराबर या उससे बड़ा हो। फिर से सुनो, अवयव ए है, प्रतिबिंब बी है, प्रतिबिंब बी का वर्ग स्क्वेयर ऑफ द इमेज must be greater than or equal to the element itself, प्री इमेज। प्री इमेज, ठीक से, प्री इमेज से बराबर या बड़ा होना चाहिए क्या, इमेज का स्क्वायर। अब आइए, ये तो दिया है द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न संक्रामक है। तो पहला क्या देखें, पहला है रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, देखा जाए है कि नहीं भाई। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, ये कहती है कि ए बिलोंगिंग टू सेट आर, ए अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, प्रत्येक फॉर ऑल ए क्या होना चाहिए, ए कामा ए आर में जाना चाहिए। ठीक है, यही तो है। लेकिन संबंध क्या है, ए शुड बी लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर ये हो तो क्या हो, ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम अवयव का स्क्वेयर कर दें, ठीक है, तो लेकिन यहां ऑल लिखा है, फॉर ऑल ए, तो किसी को याद आ जाएगा, देखना जरा सोचना। ठीक है, क्लियर, लगेगा हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों, 1,1, 1 इज ए रियल नंबर, और 1 का स्क्वायर वी कैन इजीली राइट, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो 1 स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन लेस। ठीक है, तो ये होता है लेस देन आर इक्वल टू, इसको सेटिस्फाई कर जाए। सो 1 स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1, सेटिस्फाइंग बोथ साइड्स। ठीक है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। लेकिन अब 1,1 के अलावा कोई दूसरा उठा लीजिए, फॉर ऑल लिखा होता है, समस्त या प्रत्येक। ठीक है, तो अब हम कोई दूसरा रियल नंबर उठाएं, तो क्या ऐसा संभव है, 1 में देखें, 2,2 में उठाएं, तो ऐसे ये ध्यान रहे इलस्ट्रेशन कर दिया जाता है क्या, ऐसी जब रियल एनालिसिस लिखी जाती है तो याद रहे कि काउंटर एग्जाम्पल स्टैब्लिश कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, और वो उसका प्रमाण बन जाता है क्या, अगर रिफ्लेक्सिविटी चाहिए थी रिलेशन में, तो डेफिनेशन से तो ये हुआ कि अगर कोई ए रियल नंबर है, कोई वास्तव ए है, तो ए कामा ए संबंध में प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। पता क्या चला, परिभाषा कहती है कि यदि ए कामा ए संबंध में आना है, प्राप्त होना है, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा 1,1 के साथ तो हो सकता है, 2,2 के साथ कैसे हो पाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 लेस देन और इक्वल टू 2, ये तो गलत हो गया साहब। ठीक है, 4 लेस देन और इक्वल टू 2, तो पता चला काउंटर एग्जाम्पल 2,2 तुरंत मिल गया। इससे देखो धोखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सिमेट्रिक हो उठेगा, लेकिन हमने आपको याद दिलाया कि ये समस्त के लिए होता है, या प्रत्येक भी कहें
तो भी समस्त उसमें निहित है और समस्त में प्रत्येक निहित है। लेकिन अब ये अलग जब लिख दिया गया एनसीईआरटी द्वारा पहले पार्ट में, तो विद्यार्थी प्रत्येक और समस्त में भेद करने लग जाता है, जबकि भेद नहीं रह जाएगा। प्रत्येक में समस्त है, समस्त में प्रत्येक है। ठीक है। हाँ, तो अब हमने पाया कि 1,1 तो लगा तुरंत, अरे हाँ हो जाएगा। लेकिन काउंटर एग्जाम्पल, दीपक ने ये सोचा, सुरेश ने कहा नहीं भाई देखो 2,2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? परिभाषा के अनुसार 2 का स्क्वायर 4 लेस देन आर इक्वल टू 2। ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो पता चला कि यहां पर विच इज नॉट ट्रू ऑलवेज, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बीइंग रियल। एग्जाम्पल एक लिख दिया। ठीक है, ठीक, बीइंग रियल, कोई रियल नंबर ले। ठीक है, तो बीइंग रियल नंबर फॉर ऑल ए बीइंग। ठीक है, सबके लिए नहीं हो पाया, क्यों? एग्जाम्पल यही है। ठीक है, क्या? फॉर एस, फॉर 2,2, 2,2 के लिए हम क्या देख पा रहे हैं? 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, गोइंग रॉन्ग। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, इतनी बात लिख लें। ठीक, हम रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पर जाए, सिमेट्रिक भी दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, कि रिफ्लेक्सिव नहीं निकलेगा, क्यों? 1,1 ही एक ऐसा मिला कि जिससे लगा कि हो जाएगा ऐसा, लेकिन जैसे ही 2,2 लिया तो पता चला गड़बड़ हो गई। अगर √3, ले लेते, ठीक है, तो पता चला √3 का स्क्वायर करें। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। 3 इज लेस देन और इक्वल टू √3, अगेन रॉन्ग। तो दूसरा एग्जाम्पल और दे देते हैं, ताकि सारी कॉपियों में एक ही एग्जाम्पल ना मिले। ठीक है, हाँ, जब एग्जाम में लिखने हो तो दूसरा भी लिख लीजिए। जैसे एस फॉर 2,2, ऑल्सो, ऑल्सो भी लिख लीजिए। किसी ने सोचा √3, लें, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? अगेन क्या आया? इसका स्क्वायर कीजिए, 3 इज लेस देन और इक्वल टू √3, वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, 3 तो बड़ा है ना √3 से, रॉन्ग। तो कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये हमने इंटीजर का ले लिया, आप इरेशनल लिए आपने, तो पता चला √3 का स्क्वायर किया, वो 3 आ जाएगा। और 3 क्या है? √3 से छोटा या उसके बराबर। गलत हो गया तथ्य, तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, आ गया समझ में कि रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के बाद अब सिमेट्रिक ला रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। आइए सिमेट्रिक यहां दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, तो अतः रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि ए बी अगर दो हैं, ठीक है, और वो आर को गए, ठीक, तो क्या होना चाहिए? अगर ए बी आर में है, ठीक है, तो बी कामा ए बी आर में होना चाहिए, यही ना? देखिए जरा, इससे क्या आया? अगर ये आएगा क्या कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये क्या कहेगा? ये कहेगा फिर से ए इज ए, ये वाला ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर। अब यहां वाला है तो बी लिखेंगे हम लोग पहले, कि ये एलिमेंट लेगा बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दिया होता है रिलेशन में, तो अगर सिमेट्रिक होना है, सममित होना है, सममित, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए कि अगर ए कामा बी रिलेशन में पाया जाए, तो बी कामा ए भी रिलेशन में प्राप्त हो। तो ए कामा बी यदि रिलेशन में प्राप्त है पहले से, तो अर्थ ये निकला
कि चूंकि ए कमा बी आर में है तो परिभाषा के अनुसार ऐसा हुआ कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। अब इससे क्या ये निकल सकता है, ये देख पाने के लिए ऐसा मिलना चाहिए कि b इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये चीज आ गई। अब a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम a की जगह बी स्क्वेयर लिखें, ठीक है, या दोनों मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ए बी, फिर स्क्वेयर हटाएं, कुछ करें, तो ये दिखना चाहिए कि ये होल्ड करेगा कि नहीं होल्ड करेगा। तो उदाहरण भी ले सकते हैं, ठीक है, उदाहरण भी लिया जा सकता है। जैसे देखें, हमने उदाहरण लिया कि इसको सेटिस्फाई करे ए बी को, तो हमने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, हाफ लिया, और हमने लिया, रिलेशन जाना चाहिए ना, ठीक है, तो हाफ, अब यहां से क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1/4 कंसिडर कर सकते हैं कि बी ए उससे कम होना चाहिए, तो ये 1/4 लें, अगर 1/4 और एक 1/2 लें, तो 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वेयर, ठीक है, ये बनाए 1/4, अगर हमने ये ऑर्डर पेयर लिया उसके अंदर आर के अंदर, ठीक है, तो 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो बी का जब स्क्वेयर करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इम्प्लीकेशन क्या ऐसा हो सकता है क्या, अगर पलट दें इसे कि 1/2 और 1/4, ठीक है, तो इसका जब स्क्वेयर करें तो लेस देन और इक्वल टू 1/4, ये दिखना चाहिए, ठीक है। या अभी इस तरफ भी रेशनल लिया, इधर हम ऐसा कर लें कि 1 ले लें, ठीक है, तो 1/4, यहां 1 कंसिडर किया तो 1 का स्क्वेयर, तो फिर अगर 1 ले लें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, देखते हैं, 1/4 1 लिया, तो हम पाएंगे क्या, 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वेयर, ये ट्रू है। अब हम पलट दें इसे, 1,1/4, ठीक है, अब पलट दें इसे, तो पलटने में क्या हुआ, 1/4 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 का स्क्वेयर, 1/4 का स्क्वेयर क्या बनता है, ठीक है, 1/16, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1/16, क्या हो गया गलत, तो हमने पाया कि हम ऐसे में क्या कर लें, कैसे ऑर्डर पेयर चुन लें, एक 1 से छोटा ले लिया और एक 1 ले लिया, ठीक है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है रिलेशन के लिए, क्यों, 1 स्क्वेयर जो आया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, ठीक है, क्यों, ये आता है, ये ए होता है, ये बी होता है, 1 का स्क्वेयर 1/4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर पलट दे तो सिमेट्रिक होता, लेकिन पलटने से क्या आया तथ्य, वहां तो गलत हो गया, उसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्या आ गया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1/16, ठीक है, 1/16 से 1 छोटा या बराबर हो, गलत हो गया। तो हमने पाया कि यदि 1/4 कामा 1 रिलेशन में गया था, परिभाषित था, तो 1,1/4 रिलेशन में नहीं पहुंच पाया, नहीं प्राप्त कर सके, अतः क्या हुआ, सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं रहा, उदाहरण दे दिया, संक्रामक नहीं है, ये भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक देख लीजिए, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं निकला, उदाहरण दे दिया है ना। परिभाषा ये कह रही थी कि ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, तो 1/4 का 1 लिया,
ये रिलेशन में जाएगा। क्यों? 1² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। जब 1,1/4 किया तो गलत तथ्य आ गया, इसलिए हमने पाया कि यदि 1/4, 1 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो 1,1/4 रिलेशन में नहीं पाया गया, नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए सम्मित भी नहीं रहा। अब सिमेट्रिक दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, लाइए कोई तीसरा, चौथा, पांचवा ढूंढिए, जो भी पूछना चाहें। कौन सा? 6th 1.6, वन से? पॉइंट सिक्स यस, आइए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर संबंध लिया गया। समुच्चय कोई ले लिया ए, और उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और उसके बाद आर आया है उसमें। आर के लिए उन्होंने 2 ऑर्डर पेयर्स रखे हैं, 1,2 एंड 2,1, 1,2 एंड 2,1। तो देखिए जरा, इसके लिए वो कह रहे हैं आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या, कैसे होने चाहिए थे रिफ्लेक्सिव? 1,1, 2,2 और 3,3। अगर ये इसके अंदर होते तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए, ठीक है, अगर हमने पाया कि ए बिलोंग्स टू ए है तो A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, और उसके अनुसार ये ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पाया 1,2,3 बिलोंग्स टू, ठीक है, दीज 3 एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू ए, बट 1,1, 2,2, 3,3 रिफ्लेक्सिव नहीं निकला। अब उसके बाद कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। ठीक है, सम्मित है। सम्मित में क्या हुआ? 1,2, ठीक है, और 2,1 पाया जा रहा है, तो 1,1, ठीक है, ये मिलता तो पता चला 1,1 इसके अंदर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं था। ठीक है, नहीं निकला। स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, और सम्मित निकला था कि 1,2 है तो 2,1 है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, लेकिन वो भी आर के लिए होता, पूरे सेट के लिए होता है। अथवा फिर आया, ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। संक्रामक, अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए था? ठीक है, 1,2, 1,2 आर में है, 2,1 आर में है। ठीक है, सम्मित दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या निकलना चाहिए था कि 1,1 A, C, 1,2 2,1 1,1 ये आर में होना चाहिए था, बट 1,1 डजंट बिलोंग टू आर, लेकिन उसके अंदर नहीं है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ट्रांजिटिव भी नहीं रहा। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव क्यों? 1,2 और 2,1 था, इसके कारण 1 और 1 भी होना चाहिए था, 1,1 वाला ऑर्डर्ड पेयर, जो कि इसके अंदर नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं रहा। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर।